मोलरिटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मोलरिटी में मोलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, मोलरिटी के सारे फॉर्मूले, मोलरिटी और मोलेलिटी में क्या रिलेशन है, मोलरिटी और वेट परसेंट बाई मास में या वेट परसेंट बाई वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें अपन कवर कर चुके हैं। अब अपन बात करते हैं मोलेलिटी की। मोलेलिटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, मोलेलिटी अब देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालो मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोलेलिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होती है भाई, देखो 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल है, वो बेसिक मतलब होता है मोलेलिटी का। क्या 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के जितने भी मोल होंगे वो आपको मोलेलिटी देंगे। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल है, ये बात हो गई। एक इसका बेसिक मतलब, जैसे इसकी यूनिट लिखे अपन तो क्या होगी यूनिट, यूनिट देखो एक बार, मोलल, मोलल स्मॉल एम लगा दिया जाता है आगे। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 3 स्मॉल एम सॉल्यूशन है कोई, तो उसका मतलब क्या है, 3 स्मॉल एम सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका मीन निकालना सीखो। हर क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, आपको मीन पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। 3 स्मॉल एम का मतलब होगा 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट। अब यहां पे सोल्यूट कुछ भी दे सकता है, सोलवेंट कुछ भी दे सकता है, NaCl और वाटर दे सकता है। ठीक है, बेसिक एक ब्रॉड टर्म में मैंने बोला है कि 3m का मतलब क्या होगा, कोई 3m सॉल्यूशन दे रखा है, 3m NaCl का वाटर में सॉल्यूशन दे रखा है, 3m KCl का वाटर में सॉल्यूशन दे रखा है, 3m CaCl2 का वाटर में सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसे हो। 3m का मतलब क्या होगा कि 3 मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सोलवेंट में। 1 किलोग्राम सोलवेंट में 3 मोल प्रेजेंट है सोल्यूट के। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, सोलवेंट आएगा किलोग्राम में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेसिक मतलब आपको इसका पता चल गया। देखो फॉर्मूला अगर इसका ड्राइव करना चाहे तो क्या होगा, देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, तो अपन मोलेलिटी का फॉर्मूला लिखे तो मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। वेट किसका, सोलवेंट का, और वो भी किसमें, किलोग्राम में। ये लो इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर वेट को आप ग्राम में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट सोलवेंट का। अगर ये ग्राम में लिखते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ये लो भाई, ये फॉर्मूला हो गया। बेसिक चीज समझ में आई, छोटी सी चीज है ये। अब मैं इसको और थोड़ा देखूं तो देखो मोल क्या होता है, मोल होता है वेट बटा मोलर मास। एक चीज मैंने बोली होगी कि मैं ए को सोलवेंट लिखूंगा और बी को सोल्यूट लिखूंगा, एनसीईआरटी में यही दे रखा है। देखो ये सॉल्यूशन में ए शब्द जहां पे लगा दूंगा उसका मतलब है सोलवेंट, और बी जहां भी लगाऊंगा उसका मतलब है सोल्यूट। पूरी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में यही दे रखा है। ठीक है, ए सोलवेंट के लिए बोल रखा है, बी सोल्यूट के लिए लगा रखा है। ठीक है सर, तो देखो मोलेलिटी इज इक्वल टू स्मॉल एम, मोल को क्या लिख सकता हूं, वेट बटा मोलर मास। तो वेट किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट के लिए मैं लिख दूं बी बटा मोलर मास ऑफ किसका, मोलर मास सोल्यूट का बी, इंटू
वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के लिए ए लिख रहा हूं ना, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ए, किलोग्राम में। ये लो भाई, एक फॉर्मूला ये ड्राइव हो गया। अगर ग्राम में लिखते हो यहां पे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में देखो मोल फ्रैक्शन का भी इसके साथ में एक रिलेशन होता है, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन का, वो भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, काम आ जाएगा कब। देखो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन करना है ना भाई, तो ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए कम से कम। बेसिक कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, क्वेश्चन के थ्रू और रिफाइन कर दूंगा। देखो ये लाइन है ना 3m का मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ये लाइन एक बेसिक कॉन्सेप्ट की लाइन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर देगी। किसी जगह 3m लिखा हुआ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, पहले आप ये लाइन लिखोगे, 4m लिखा हुआ है, 5m लिखा हुआ है, कैसे भी लिखा हुआ है, ये ओपन करके ये लाइन लिख लोगे तो आपको मोल भी मिल जाएंगे, सोल्यूट सोलवेंट सबका वेट भी मिल जाएगा। बाद में आप ये कर सकते हो। अब यहां से मोल के 3m है, इसका मतलब क्या है, 3 मोल है 1 किलोग्राम सोलवेंट में, तो देखो मोल भी मिल गए और सोलवेंट का मास भी मिल गया। 1 किलोग्राम है, मोल्स कितने हैं 3, तभी तो 3m बना। समझ गए? तो ये बेसिक लाइन है ना, ये कॉन्सेप्ट वाली एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट है इसका। और मैंने ये जो मैं खुद डेफिनेशन बनाता हूं ना, लिखता हूं, मतलब लैंग्वेज डेफिनेशन तो बनी हुई है, कोई लिखता नहीं है, पर ये क्या है, उसकी लैंग्वेज ऐसी लिखता हूं मैं कि वो एकदम सटीक और समझ में आ जाए। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सोलवेंट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। अब देखो इस लैंग्वेज से समझ लो इसको। अब देखो मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बता रहा था मैं। मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट आएगा, यहां पे आएगा मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ये मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन हो गया। XB और XA क्या है, XB और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन है। देखो XB प्लस XA ये कितना होता है, हमेशा 1। तो आप XB की जगह क्या लिख सकते हो, XA, या लिख सकते हो ना XB इज इक्वल टू, यहां से देख लो, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, तो 1 माइनस XA अपॉन XA इंटू 1000 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो सकता है। या इसको और मॉडिफाई करो तो 1 माइनस, देखो XA को क्या लिख सकते हो, यहां से देख ले, XA को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XB लिख सकते हो। XB को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस XA लिख सकते हो। ऐसा पुट कर करके आप वैल्यू भी और भी चेंज कर सकते हो। आपको ओनली XA ही दे रखा है, तब XB कैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लोगे, फॉर्मूले में पुट कर लोगे वैल्यू, या ऐसे कर लोगे। ठीक है, ये हो गया मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन का। अब मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाई ना, तब आपको एक चीज बताई थी कि जो XA है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ B करते हैं, तो उनका रेशियो है ना, उनके मोल्स के रेशियो में होता है। तो कई बार आपको मोल्स का रेशियो दिया हुआ हो ना, तब भी ये फॉर्मूला आपको पुट करके निकाल सकते हो आप। ठीक है, काम हो जाएगा। सॉल्यूशन में आपको अगर मोल्स का रेशियो, सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, उसमें अपन जब मोल्स का रेशियो दे रखा है तो मोल फ्रैक्शन का भी वही रेशियो होता है, तो इस फॉर्मूले में मोल्स का रेशियो भी अपन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एक रिलेशन मोलेलिटी और मोलेरिटी में भी देख लेते हैं। देखो पहले जो रिलेशन बताया था ना मैंने, मोलेलिटी और मोलेरिटी में, मोलेरिटी से मोलेलिटी निकालना वही है, उसको बस थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा और मोलेलिटी को यहां पे ले आऊंगा साइड में, तो उससे क्या है, मोलेलिटी डायरेक्ट निकाल लोगे। वही है, रिलेशन वही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अपन निकाल सकते हैं मोलेलिटी इज इक्वल टू, मोलेलिटी इज इक्वल टू 100, ये है आपका मोलेरिटी, कैपिटल M, कैपिटल M है मोलेरिटी, स्मॉल m है मोलेलिटी, ओके, इंटू 1000। ये सिंपल फॉर्मूला, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस आपकी वही मोलेरिटी कैपिटल M और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, mm का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये फॉर्मूला है। मोलेलिटी और मोलेरिटी में ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला सिंपल है।
उसमें क्या किया था मैंने, इस m को यहाँ पे रख दिया था, ठीक है, और इस m को इधर ले गया था, इतना ही चेंज किया है फॉर्मूले में, बस वही है, दोनों फॉर्मूले सेम ही है। मोलरिटी का रिलेशन अभी पढ़ाया था ना, हाँ, तो ये काम हो गया। अब या तो डायरेक्ट अगर मोलरिटी कुछ दे रखा हो तो इससे क्वेश्चन को सोल्व कर लो, या बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से, आपको ये लाइन इसका मतलब पता होना चाहिए कि 3m या 4m 12m दे रखा है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन में उसका मतलब क्या होता है, उससे आप सोल्व कर लोगे। और एक चीज और ध्यान रखना, डेंसिटी की यूनिट्स का ध्यान रखना, डेंसिटी ग्राम पर ml में लिखी जाएगी यहाँ, ठीक है, ग्राम पर ml में लिख रहे हो आप, ध्यान रखना, ओके। तो ग्राम पर लीटर में मत कर देना, या फिर आप करोगे तो उसको किलोग्राम पर लीटर में रखना है, ठीक है, एक यूनिट अलग एक यूनिट अलग, ऐसे मत कर देना, ग्राम ऊपर तो ग्राम कर दिया नीचे लीटर कर दिया, नहीं भाई, ऊपर भी किलोग्राम नीचे भी किलोग्राम, ऐसा होना चाहिए, या फिर ग्राम पर ml में होना चाहिए, ओके, इतनी बात क्लियर। और बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता है कि ग्राम पर लीटर दे रखा है अगर डेंसिटी, ठीक है, ग्राम पर लीटर दे रखा है तो एक लीटर में कितने ग्राम है उस हिसाब से निकाल लोगे, ग्राम पर ml दे रखा है तो एक ml में कितने ग्राम है उस हिसाब से निकालोगे, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हो ही जाएगा, ओके। तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा ले अपन, मोलरिटी निकालने वाला, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से उस चीज को समझा दूंगा मैं, एक बार इसको नोट करो, मोलरिटी को पूरी को। अब देखो, मोलरिटी पे एक क्वेश्चन लिया अपन ने, सिंपल मोलरिटी पे, एन एथेनॉल वाटर मिक्सचर हैज डेंसिटी 1025 ग्राम पर लीटर। देखो डेंसिटी में मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी, ग्राम पर लीटर में दी है, ग्राम पर ml में ना दी है, किलोग्राम पर लीटर में भी नहीं दी है, ग्राम पर लीटर में दी है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड इट्स इज 8m, कैपिटल M है मतलब मोलरिटी है, मोलरिटी आपको दे रखी है 8m इन इथेनॉल, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू इथेनॉल इज। अब देखो मोलरिटी अपने को पूछी है, तो मैंने बेसिक चीज क्या बताई, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना बताऊं, क्वेश्चन कैसे करते हैं, रिलेशन से तो डायरेक्ट निकल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोल्व करते हैं इसको, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने क्या बताया था कि अगर कैपिटल M लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, 8 मोल OC2H5 यानी इथेनॉल, इथेनॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर का है सॉल्यूशन तो वाटर में, ओके सर, मतलब निकालना सीखो इस चीज का, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा आराम से। 8m का मतलब ये हो गया 8 मोल इथेनॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो आपको निकालना क्या था, मोलरिटी, मोलरिटी निकालना था, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट किसका, सोलवेंट का, और वो भी किसमें, किलोग्राम में अपन रखेंगे। तो मोल तो मिल गए अपने को, मोल्स तो 8 मोल है, पर वेट नहीं मिला सोलवेंट का। अब वेट निकालने के लिए क्या करो भाई, डेंसिटी भी दे रखी है अपने को, कितनी, 1025 ग्राम पर लीटर, ठीक है, और जो लीटर सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, तो सॉल्यूशन का वेट निकाल ले पहले। सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालोगे, देखो आपको डेंसिटी दे रखी है ना सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो दे रखी है 1025 ग्राम है पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में। अब वेट सॉल्यूशन का निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, डेंसिटी कितना है 1025 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। देखो सॉल्यूशन ये बोला था ना मैंने 1 लीटर, अब यहां पे भाई लीटर में है वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है तो लीटर से लीटर कैंसिल, तो ये ग्राम में आ जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, कितने ग्राम हो जाएगा 1025 ग्राम। अरे कैसे किया, कैसे कट गई, देख
1025 ग्राम पर लीटर में है और वॉल्यूम है 1 लीटर। तो देख लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, तभी तो ये बचा 1025 ग्राम। ठीक है सर, वेट आ गया सॉल्यूशन का। अब अपने को क्या, अपने को तो सॉल्वेंट का चाहिए वेट। सॉल्वेंट का कैसे होगा, सॉल्यूशन में से सोल्यूट का निकाल देंगे अपन तो सॉल्वेंट का बच जाएगा, यही तो कर सकते हैं। तो देख लो, कर लो। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का वेट कितना है 1025 ग्राम माइनस वेट ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट क्या है, इथेनॉल है। सोलवेंट क्या है, इथेनॉल है। अब इसका वेट कैसे निकालेंगे सर, देख वेट के लिए फॉर्मूला क्या लगा देगा तू, मोल्स वाला फॉर्मूला लगा दे। मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो वेट बराबर मोल कितने दे रखे हैं, 8 मोल है। मोलर मास इथेनॉल का कितना होता है 46। तो ये आ जाएगा लगभग 368। सही है, 368 आ जाएगा। ओके, ये आ गया वेट ऑफ क्या, सोल्यूट। निकल गया। कहां से निकाला भाई, इथेनॉल का देख, यहां से इससे मोल और इथेनॉल दे रखा है तो इसका मोलर मास पता है, निकाल दिया ना। अब देख 1025 ग्राम माइनस 368 ग्राम। ओके, अब इसको माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 657 ग्राम। ठीक है, अब क्या कर दो, बस ये वेट ऑफ सोलवेंट आ गया आपके पास, निकालना है। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू सोल्यूट के मोल्स 8 और ये कितने में आ गया, कितना आ गया 657। तो ये किस में है, ग्राम में। इसको किलोग्राम में लिखना है, बटा 1000 करोगे तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 0.657 किलोग्राम हो जाएगा ये। तो किलोग्राम में रखना अपने को 0.657 किलोग्राम। अब देख ऊपर कर देंगे 8000 बटे 657 तो 12 बार, लगभग 12 के लगभग ये आंसर आएगा इसका 12.1। तो आंसर आ गया 12.17 मोलर। ठीक है, मोलेलिटी पूछिए ना, मोलेलिटी। तो इतनी आ गई आपके पास मोलेलिटी। ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट से करना क्वेश्चन को। अब देख सिंपल तरीके से बताऊं कैसे किया जा सकता है। एक और तरीका फॉर्मूले वाला है, दूसरा है देख कहां से बताएं, यहां पे आ जाएगा फॉर्मूला। वेट ऑफ सॉल्यूट तो निकालना आ गया होगा, नोट कर लो इसको, मिटा दो मिटा दो। देख मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी इज इक्वल टू 1000 एम माइनस, मैंने क्या बोला था, डी एम क्या है, कैपिटल एम, ये है मोलेरिटी। मोलेरिटी ध्यान रखना, ये क्या है मोलेरिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलेरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहां पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाला था ना ये 368, ये क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अरे अभी यहां पे निकाल के बताया था ना, वही है। अब देख सोल्व कर लो इसको, वैल्यू पुट कर लो इसमें 1000 इंटू एम, 1000 इंटू मोलेरिटी देख रखा है अपने को 8m 8 बटा 1000 इंटू डेंसिटी देखो ग्राम पर लीटर में, अपने को किलोग्राम में सारी चीजें सॉल्वेंट का वेट वगैरह अपन किलोग्राम में कर लेते हैं। इसको किलोग्राम में करोगे तो 1 पॉइंट ये हो जाएगी 1.025 किलोग्राम पर लीटर वाला। ठीक है, माइनस करो मोलेलिटी 8 है इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास सोल्यूट का कितना है, ये मोलर मास नहीं है, ये तो अपन ने टोटल निकाल दिया था ना, वेट वो है ये। मैं क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो 46 था, वेट है ये
वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, 8 × 46, तो ये देखो ये हो जाएगा 8,000 अपॉन ये हो जाएगा 1025 माइनस 8 × 46, तो ये हो जाएगा 368। तो इसको सोल्व करोगे तो 8,000 अपॉन 1025 माइनस 368, तो 657, तो ये आ जाएगा आपका वही 12 के लगभग 12.17। ये ले, ये इस फॉर्मूले से इस तरीके से कर लिया, ये आपका कॉन्सेप्ट से हो गया। अब देखो क्वेश्चन को आप अगर फॉर्मूला याद है ना तो तुरंत फॉर्मूले से कर लो, अगर फॉर्मूले से कम टाइम लग रहा है तो। अगर आपको इस तरीके से कम टाइम लग रहा है तो भाई इस तरीके से कर ले, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। जिससे सोलिए तो उससे कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब नॉर्मलिटी पे अपन चलते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो अब टॉपिक है अपना क्या, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी होती क्या है, जो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, उससे इसको निकालेंगे अपन। कैसे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसे ही अपन नॉर्मलिटी बोलते हैं। समझ रहे हो बात, सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। ओके, तो लिखो एक बार डेफिनेशन, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। अब सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसके बारे में देखो डिटेल से बताऊंगा मैं, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट इसके यहीं पे बता दूंगा, फिर रेडॉक्स में भी एक बार बताएंगे इसके, और इलेक्ट्रो में भी बताता हूं मैं तो ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सोल्यूट की, ध्यान रखना यहां सोल्यूट और सॉल्यूशन है। ओके सर, तो जैसे इसका बेसिक मतलब वाली वही फीलिंग क्या है, एक एग्जांपल से देखो, जैसे 3n कोई सॉल्यूशन है, 3n सॉल्यूशन, 3 नॉर्मल सॉल्यूशन, यूनिट है नॉर्मलिटी n लगा देते हैं, कैपिटल N। 3n सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है 3 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसका ये मतलब निकला, 3n का मतलब 3 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के हैं जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इससे बेसिक इसका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा ना, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बटा लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होगा। ओके सर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने स्मॉल ई से लिख दिया, स्मॉल ई क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, साइड में लिख दूंगा आबार एक बार, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लीटर में। ई क्या है सर, ई है ग्राम इक्विवेलेंट्स,
यहां पे लिख देता हूं स्मॉल ई, स्मॉल ई है ग्राम इक्विवेलेंस। और ग्राम इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, कैपिटल ई। और कैपिटल ई का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट। और सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास, मोलर मास बटा एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, इससे आप निकाल सकते हो। अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करें, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स को अपन लिख ले वेट, ग्राम इक्विवेलेंट किसके है, सोल्यूट के, ये किसके हैं, सोल्यूट के, वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट के लिए अब मैंने क्या लिखा था, बी हमेशा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट के लिए अपन लिख देते हैं वेट बटा इक्विवेलेंट वेट से, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का, ये हो गया। अब इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दो, तो क्या कर सकते हो, देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट बटा इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट को चेंज कर लो क्या, मोलर मास बटा एन फैक्टर से, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट बटा इक्विवेलेंट वेट के लिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट बटा एन फैक्टर है, तो एन फैक्टर कहां चला गया ऊपर, ये आ गया एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका। तो नॉर्मलिटी के ऐसे फॉर्मूले ड्राइव कर लो, हो जाएगा काम। अब देख यहां से एक चीज और ड्राइव हो सकती है, वेट बटा मोलर मास को क्या लिखते हैं, मोल्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये मोल्स के रूप में भी इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट बटा मोलर मास क्या होता है, मोल, तो एन लिख देता हूं मोल के लिए ना, मोल्स ऑफ बी इंटू एन फैक्टर बटा वॉल्यूम इन लीटर, ये बात हो गई। अब देख एक चीज और देख, मोल बटा, ऐसे पूरा लिख दू ना, वॉल्यूम इन लीटर। अभी मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मोल बटा वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, मोलेरिटी। और मोलेरिटी क्या होती है देखो, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो क्या हो सकता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोल्स बटा वॉल्यूम, मोल बटा वॉल्यूम क्या हो गया, मोलेरिटी, ठीक है, मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर। अब आप ज्यादातर क्वेश्चन ये देखो, बहुत जगह देखते हो इक्विलिब्रियम में भी नॉर्मलिटी बराबर मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर करते हो, बहुत जगह है ना, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से ड्राइव हुआ है, सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप बताए मैंने, ठीक है। मोल्स बटा वॉल्यूम को क्या लिखोगे, मोलेरिटी, ओके। अब देखो ये हो गया। अब एक रिलेशन और बता दूं, जैसे अपन बात करें, एक ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट में, और इसमें देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो जैसे मैं बात करूं परसेंटेज वेट बाय वेट का, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी, वही नॉर्मलिटी, वो जो मोलेरिटी है ना उसके जैसे ही है, मोलेरिटी के जैसे, इंटू 10 बटा मोलेरिटी में क्या आता है नीचे, एमपी आता है, और यहां पे आ जाएगा ईबी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ईबी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अरे ई है इक्विवेलेंट वेट और स्मॉल ई है ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर। एक फॉर्मूला और ड्राइव कर सकते हैं इसका, क्या देखो, जैसे मैं बोलूं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा हो इंटू 10 करो अपॉन करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ये लो यहां से ड्राइव हो गया ये फॉर्मूला। समझ में आई नॉर्मलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
भाई ये नीचे ये समझा, ये लाइन है ना, ये कॉन्सेप्ट वाली, ये लाइन याद कर लो, सारा काम हो जाएगा। सारे फॉर्मूले भी इसी से बनाए हैं मैंने तो। पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इनटू एन फैक्टर याद नहीं है, कहां से ड्राइव करते हुए लाया हूं इसको। उस टाइम ये कॉन्सेप्ट याद है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये फॉर्मूले भी तो याद होने चाहिए, मतलब ये सारा ड्राइव थोड़े करना है। ओके, इतनी बात क्लियर। तो नॉर्मलिटी आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट्स की जो सारे कॉन्सेप्ट है ना ग्राम इक्विवेलेंट्स के, वो एक साथ ही हो जाएंगे। देख लो, अब ये तो होगी नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट्स के अपन कर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का ये बेसिक फॉर्मूला तो ये है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं? मोलर मास बटा एन फैक्टर, ठीक है, यही है। अब इससे सारे फॉर्मूले, इससे ही अपन कॉन्सेप्ट से ड्राइव कर लेंगे सारी चीजें। जो ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है ना, जो एन फैक्टर है उसके साथ में भी आपको बताया जाता है, पर इसके सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देंगे ना, तो क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट एक जगह हो जाएंगे, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, सारे फॉर्मूले एक साथ ही ड्राइव हो जाएंगे इसके। ओके, तो टॉपिक डालो ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी ये मत समझना कि जो ग्राम इक्विवेलेंट से क्वेश्चन करते हैं ना मोल के, वो करवाएंगे नहीं, वो स्टाइकियोमेट्री के बाद में करवाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट से क्वेश्चन, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, ठीक है, वो सारी चीजें बाद में बताई जाएगी आपको। ओके, तो अभी तो बेसिक बस ग्राम इक्विवेलेंट्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत वही बताया जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट्स का लॉ क्या है ना, वो सारी चीजें बाद में बताई जाएगी स्टाइकियोमेट्री के बाद में, ठीक है। ये तो बेसिक चीज है, थोड़े बहुत 4-5 फॉर्मूले हैं, उनको ड्राइव कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ई बराबर वेट बटा कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है? कैपिटल ई है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और स्मॉल ई क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो कैपिटल ई का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बताता हूं मैं यहां पे। कैपिटल ई इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बटा एन फैक्टर, मोलर मास बटा एन फैक्टर। अब देखो इससे अपन सारा काम कर लेंगे। स्मॉल ई बराबर वेट तो ऐसे की ऐसे, अब देखो ई की वैल्यू पुट कर लो, मोलर मास नीचे एन फैक्टर तो ऊपर चला गया, एन फैक्टर। ओके सर, ये हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर वेट बटा मोलर मास। सर वेट बटा मोलर मास को क्या लिखते हैं? मोल लिखते हैं ना। हाँ, वेट बटा मोलर मास क्या हो गया? मोल। मोल गुना एन फैक्टर, इसको मोल ही लिख लेता हूं मैं, यहां पे कंफ्यूज हो गए। मोल, मोल क्या होता है यहां पे बताया ना आपको, मोल बराबर वेट बटा मोलर मास, ठीक है सर। तो एक चीज तो ये ड्राइव होगी आपके पास, वेट बटा मोलर मास को क्या लिख दिया अपन ने? मोल लिख दिया, मोल इंटू एन फैक्टर आ गया। अब एक चीज हो रहा है, अपन इसको मोलरिटी से भी रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे बताओ? देख, मोल है, मैंने क्या बोला था? मोल क्या होता है, या मोलरिटी अपन बात करें तो मोलरिटी मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है, मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल की जगह क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो कर सकते हो। तो मोल बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, तो इक्विवेलेंट बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर।
ये ले, ये काम हो गया। अब देख ये क्या है, मोलर मास है, ये मोलर मास, ये ले भाई। ओके, अब एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मोलरिटी भी दे रखा है, एन फैक्टर भी दे रखा है। तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी क्या, कि ये वॉल्यूम लीटर में है, ध्यान रखना ना, लीटर में ही लेते हैं, वो तो सबको ही पता है। एक चीज पढ़ाई थी अभी नॉर्मलिटी में मैंने, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, अभी ड्राइव किया था थोड़ी देर पहले। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो यहां पे रखो, देखो मोलरिटी और एन फैक्टर को नॉर्मलिटी लिख सकते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे ये दोनों। एन क्या है, नॉर्मलिटी। तो ग्राम इक्विवेलेंट की ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हो गई, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूले का। अब क्या करना है, देखो रिएक्शन आ जाए ना, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करने होते हैं, कहीं वेट दे रखा है, कहीं एन फैक्टर दे रखा है, कहीं क्या दे रखा है, तो उस सारे फॉर्मूलेस को एक साथ याद रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं ये दे के यही पूछ ले, तो इन दोनों फॉर्मूले को इक्वलेट कर दो, बराबर कर दो, तो वो ग्राम इक्विवेलेंस के लॉ में आपको बताया जाएगा स्टोइकियोमेट्री के साथ में, है ना, या स्टोइकियोमेट्री के बाद में उसको बताएंगे अपन। तो ग्राम इक्विवेलेंस समझ में आएगी सारी चीजें ग्राम इक्विवेलेंस की, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स ये कंप्लीट हो गई। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इन पे, वो देखते हैं अपन, ठीक है। जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा वो देखेंगे। तो देखो अब अपन देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं इसके। अगर किसी, देखो वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में। एक चीज ये याद रखनी है आपको, अगर किसी चीज में वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम, पहली बात सुनो, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, तो किसी चीज में वॉल्यूम है, किसी फॉर्मूले में किसी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा, तो वो कंसंट्रेशन टर्म भी तो चेंज होगी भाई। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा वो कंसंट्रेशन टर्म भी तो चेंज होगी, ठीक है सर। तो अपन बात करें जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम है। एक बात करूं मैं परसेंटेज वेट बाय वेट की, इसमें भी वॉल्यूम है। मैं बात करूं मोलेरिटी, मोलेरिटी इसमें भी वॉल्यूम है, मोल्स बटा वॉल्यूम, ये लिखते हैं ना अपन, मोल बटा वॉल्यूम, मोलेरिटी। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम है, ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम इन लीटर, ये करते हैं। तो इन सभी में क्या है, वॉल्यूम प्रेजेंट है। अगर वॉल्यूम प्रेजेंट है तो भाई ये चेंज होगी टेम्परेचर के साथ, यानी चेंज विथ टेम्परेचर। क्लियर बात, एक साथ सारी चीजें हो गई। अब और देखो एक पॉइंट और है, जैसे मैंने बात की थी आपसे परसेंटेज वेट बाय वेट की, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें क्या वॉल्यूम है क्या, नहीं है सर, वॉल्यूम नहीं है, परसेंटेज वेट बाय वेट है, ये तो मास है इसमें तो, ओके। तो मास तो चेंज होगा नहीं टेम्परेचर के साथ में, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम होगा वो भी चेंज होगी, इसमें तो मास है, ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में भी मास ही आता है, मोल्स आते हैं, मास आता है, उसमें वॉल्यूम नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। एक चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और पीवाईक्यू भी आया हुआ है, मोलेलिटी। आप मोलेलिटी का ध्यान रखना, मोलेलिटी में वॉल्यूम नहीं है। मोलेलिटी क्या लिखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, ये लिखा था मोलेलिटी को अपन ने, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ये इनमें वॉल्यूम एब्सेंट है, और तो वॉल्यूम एब्सेंट है तो ये डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में ये चेंज नहीं होंगी। तो इसमें सिंपल सी क्या बात है कि आपको देखो यहां से नीट में पीवाई क्या आया हुआ है,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा वो चेंज होगी, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो चेंज नहीं होगी, सीधी सी बात है। वैसे लिस्टिंग कर दी मैंने सारी चीजों की, वरना आप वैसे देख सकते हो, देखो इसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम नहीं है चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ में। तो इतनी बात समझ में आई क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आ गई। अरे कुछ नहीं है इसमें, देखो मेरी बात सुनो, जिसमें वॉल्यूम है वो चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के साथ में, मास चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर के साथ में, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ में, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब डाइल्यूशन और मिक्सचर वाला केस कर लेते हैं अपन। ठीक है, ओके। अरे यार एक फॉर्मूला, वो एवरेज एटॉमिक मास वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो एक, है ना, वो भी बता देता हूं। परसेंटेज ऑफ आइसोटोप वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो उनका फॉर्मूला है ये एक, तो उसको क्यों छोड़े बीच में, याद आ रहा है तो कर लो, लास्ट में फिर करवा देंगे उस पर भी कोई क्वेश्चन। वरना क्वेश्चन यार देखो, शॉर्ट वीडियोस में डेली के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो यार रोज। मैंने लगभग बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डाल दिए, बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए, कम से कम 2000 से ज्यादा क्वेश्चन डाल चुका हूं, हर टॉपिक पे 5-5, 10-10 क्वेश्चन, हर टॉपिक पे, हर कॉन्सेप्ट पे। जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी डाल चुका हूं, और भी रेगुलर आते रहेंगे क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला था, एवरेज एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला ना, एवरेज एटॉमिक मास summation of percentage of each isotope into atomic mass of isotope, mass of isotopes into 100 अपॉन 100। ठीक है, तो ऐसे कर लेना इसको। कैसे करोगे, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, है ना, उसकी परसेंटेज दे रखी है, एक कॉन्सेप्ट आता है डाइल्यूशन का। कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में, मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसमें आपने वाटर मिला दिया, तो मान लो उसको डाइल्यूट कर दिया, यही तो हुआ मतलब। ठीक है, तो डाइल्यूशन करते हैं ना, तो इसमें क्या रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, बस यही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं इसके, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट या सेम मान लो, सेम लिख दो, सेम रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे डाइल्यूशन में। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, अगर इसमें 4 मोल है ना, तो वाटर मिलाने के बाद भी मोल्स 4 ही रहेंगे भाई। ठीक है, ये मतलब है। तो अगर डाइल्यूशन कर देते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, मोल्स सेम है तो आप क्या बोल सकते हैं उसके लिए, मोल क्या होता है, मोल का फॉर्मूला मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे। देखो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बटा वॉल्यूम होता है, तो मोल बराबर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये फॉर्मूला लगाओ, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, आप डाइल्यूशन का हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या, नंबर ऑफ मोल्स सेम कर दो। ठीक है, ओके, m1v1 बराबर m2v2 लगाओ, एक का दे रखा होगा, दूसरे का पूछेगा आपको। मान लो क्वेश्चन में दे दिया किसी कोई एक सॉल्यूशन है, उसको उसकी मोलरिटी मान लो 10m है एंड वॉल्यूम है उसका 20 ml, या 20 लीटर में कर ले, 20 लीटर है मान लो। ठीक है, ओके, देन
डाइल्यूट टू 40 लीटर, देन फाइंड न्यू मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कैसे भी लैंग्वेज बढ़ा के दे सकता है क्वेश्चन तुम्हारे को। आपको क्या देखना है, पहला सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी दे रखी 10 m, उसका वॉल्यूम दे रखा है 20 लीटर। ठीक है सर, एक तो ये है अपने पास। दूसरा क्या है, देखो 40 लीटर, 40 लीटर है और इसकी मोलरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। ओके, लगा दो फॉर्मूला, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 इंटू m, तो क्या हो जाएगा 200 अपॉन 40 इज इक्वल टू m, यानी इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 5 मोल मोलरिटी। ऐसे कर लो डाइल्यूशन वाले। भाई डाइल्यूशन में कुछ नहीं है, m1v1 बराबर m2v2 करना है, यानी मोल्स बराबर करने हैं। मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा। ओके, अब अपन मिक्सचर वाले क्वेश्चन करते हैं। मिक्सचर का पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मिक्सचर में आप क्या लगाते हो, देखो एक बार आपको बता देता हूं। मिक्सचर है उसमें आप लगाते हैं जैसे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम टोटल। ऐसे करते हो ना आप। चलो इसको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, फिर इससे एक बार सिंपल से बता दूंगा। ये वाला फॉर्मूला हर जगह नहीं लागू होता है, ये बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हर जगह लागू नहीं होते, जो लागू होगा वो चीज बताई जाएगी अभी आपको, ना। अब देखो मिक्सचर की अपन सेपरेट बात कर लेते हैं। कोई भी मिक्सचर है आपके पास, जैसे मैं बात करूं मिक्सचर, अब मिक्सचर में दो सब्सटेंस होंगे, या तो एसिड हो या बेस हो, होगा कुछ ना कुछ तो, तभी तो मिक्सचर बना है ना। अब इसमें अपन मोलरिटी नॉर्मलिटी यही तो निकालनी होती है अपने को। मान लो मोलरिटी आ गई तो नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, नॉर्मलिटी आ गई तो मोलरिटी निकाल लेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, मैंने एक फॉर्मूला आपको जनरेट करवाया था नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन n फैक्टर के साथ में, उससे कर लेंगे, है ना। तो अब देखो मिक्सचर है, मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है। जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे के साथ में या तो रिएक्ट कर जाए या एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करे। तो पहला टाइप अपन लेते हैं, इफ सब्सटेंस डू नॉट react with each other, जो अपन ने सब्सटेंस लिए हैं मिक्सचर के वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। सर कैसे पता चलेगा, मान लो देखो ये कैसे पता चलेगा तुम्हारे को बताऊं, या तो एसिड का सॉल्यूशन होगा, एसिड में एसिड डाल दिया तो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, या आपके पास होगा बेस में बेस डाला हुआ होगा। समझ रहे हो बात, तो ऐसा सिस्टम होगा। एसिड एसिड का मिक्सचर हो सकता है, बेस बेस का मिक्सचर हो सकता है, एसिड बेस वाला नहीं हो सकता। देखो दूसरा सिस्टम क्या होगा, देखो एक तो ये टाइप हो गया मिक्सचर का, दूसरा क्या होगा, इफ react with each other। अब सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर जाए तो कैसे होगा, या तो एसिड का रिएक्शन करवा दो बेस के साथ, एसिड बेस का मिक्सचर होगा, यही तो मिक्सचर हो सकता है, तभी तो आपस में रिएक्शन करेंगे। एसिड बेस बेस एसिड का मिक्सचर, ठीक है। यहां पे एसिड में एसिड डाला हुआ है, बेस में बेस अलग से, ये अलग है ये अलग है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यहां पे एसिड और बेस दोनों का मिक्सचर है, तब वो रिएक्ट कर रहे हैं, तब अपने को क्या
स्टेप करने हैं। देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप है, ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले बताए थे ना अभी ग्राम इक्विवेलेंट के, वो फॉर्मूले याद रखना है। ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्लियर बात? कैसे क्या करना है? सबसे पहले अगर जो सब्सटेंस है आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं तो इसमें आप पहला स्टेप क्या निकालोगे? पहला स्टेप है टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की। क्या? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकालने। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे भाई? जितने भी आपको सब्सटेंस दे रखे हैं, जो दोनों एसिड है या 3 एसिड है, 4 एसिड है, ये सारे बेस है बहुत सारे, सबके ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ लो आप। ठीक है, तो क्या करोगे? समीशन कर लोगे। इसका मतलब है जोड़ना। समीशन का मतलब होता है सबको जोड़ना, समीशन बोलते हैं इसको। समीशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल सब्सटेंस। सारे सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट टोटल कर लिया आपने, जोड़ लिया सबको। ठीक है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास निकल के आ गए। अब क्या करना है? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आ गए ना, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दे बस। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी किसकी आ गई है? मिक्सचर की। ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात है। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कर लो, सारे ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ लो। ग्राम इक्विवेलेंट जोड़ लिए तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम कर दोगे तो मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगर आपको फाइंड आउट करना है मिक्सचर की मोलरिटी, तो आप लिखो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो जब जो सब्सटेंस आपके एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करे तब वाली कंडीशन होगी। अगर मान लो सर वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तब तो ग्राम इक्विवेलेंट टोटल क्या उनके जोड़ने हैं क्या? नहीं, तब ऐसा नहीं करना। अगर आपस में सब्सटेंस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तब क्या करना है उसकी बात करेंगे। रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तब का नॉर्मेलिटी और मोलरिटी मिक्सचर का ऐसे निकालना है आपको। ये हमेशा सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको जो आप m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर mv मिक्सचर ऐसे करते हो ना, उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपको n फैक्टर चेंज कर दिया ना, थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दिया, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां से ग्राम इक्विवेलेंट से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। ठीक है, जेईई एडवांस का मेथड है, जेईई एडवांस में भी इस टाइप से करवाता हूं क्वेश्चंस। ठीक है, ये टाइप बेस्ट टाइप है। तो अब देखो, इससे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब अपन क्या देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस है एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर जाए, तो एसिड बेस हो सकता है, आपस में रिएक्शन कर जाए, या आपस में रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस मिल जाए, तब क्या करना है? आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। एसिड के भी निकालने हैं और बेस के भी निकालने हैं। एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के निकालने हैं। मान लो ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है, जैसे मैंने लिया एसिड प्लस बेस किया, तो इससे क्या बन गया? वाटर बन गया और सॉल्ट बन गया। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालने हैं, और जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे उसे ही लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एक दूसरा तरीका और है स्टाइकियोमेट्री वाला, वो लिमिटिंग रिएजेंट का वो स्टाइकियोमेट्री में बताऊंगा। ये तरीका हमेशा वैलिड होता है। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम, ठीक है, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम वो लिमिटिंग रिएजेंट, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट सबसे कम वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर। एलआर का मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब मान लो मैंने बेस के कम मान लिए, एसिड के ज्यादा मान लिए, मान लिया, एक बार मान लिया अपन ने कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के ज्यादा है बेस से,
भाई किसी एक के तो ज्यादा होंगे, किसी एक के कम होंगे, जो कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो आपको क्या करना है, यहां से पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जिसके ज्यादा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। मैंने एसिड के ज्यादा माने हैं तो उसके ले लो, यानी ज्यादा वाले, यहां पे लिख देता हूं ज्यादा वाले, जो ज्यादा है वो वाले, माइनस करना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, यानी जो कम है, कम वाले। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ बचेंगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट। अब जो बच गए वो किसके होंगे, भाई एसिड ज्यादा था, एसिड में से बेस के अपन ने माइनस कर दिए, तो बचा क्या, ज्यादा वाला ही तो बचेगा। तो ये एसिड के ही तो बचेंगे, आपके पास एसिड के ही तो बचेंगे, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, लेफ्ट भी उसी के होंगे, तो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट जिसके होंगे, ठीक है, एसिड के। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप तो ये हो गया आपका, ग्राम इक्विवेलेंट जो बचे हुए हैं वो निकाल लो। फिर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको निकालना है नॉर्मेलिटी मिक्सचर की। अब मिक्सचर कैसा है भाई, जिसकी ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा वैसा ही तो मिक्सचर होगा, एसिडिक होगा मिक्सचर। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट, जो ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट है ये वाले, बटा आपको करना है टोटल वॉल्यूम। अब कुछ बच्चे यहां पे वॉल्यूम भी माइनस कर देते हैं, वॉल्यूम माइनस नहीं करना, वॉल्यूम टोटल रखना है, बटा बचे, आपको बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम करना है। वैसे ही आप मोलरिटी निकालना चाहो तो क्या कर दोगे, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी बराबर नॉर्मेलिटी इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला लगा देना, नॉर्मेलिटी जो मिक्सचर की आई हुई है उससे आपका आ जाएगा, क्लियर। तो ये दो टाइप है मिक्सचर के, इस टाइप से अगर ट्यूशन करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखो अगर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, ठीक है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर नॉर्मेलिटी मिक्सचर की निकाल लो और फिर मोलरिटी मिक्सचर की निकाल लो। अगर सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो भाई साहब जो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट है ना वो निकालना है और उनसे नॉर्मेलिटी निकालो, फिर मोलरिटी निकाल लो, ठीक है, नॉर्मेलिटी मोलरिटी ऐसे निकाल लेते हैं सब्सटेंस की। देख फिर समझ ले एक बार ध्यान से, अगर आपको दे रखा है कोई भी मिक्सचर तो पहले देखो आप क्या, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि एसिड एसिड का मिक्सचर है या एसिड बेस का मिक्सचर है या बेस बेस का मिक्सचर है। अगर एसिड एसिड का मिक्सचर है या बेस बेस का मिक्सचर है तो आपस में वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तब आपको टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेने हैं। टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो फिर मिक्सचर की नॉर्मेलिटी आ जाएगी, कैसे, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम कर दोगे, ये निकाल लिया, नॉर्मेलिटी निकाल ली, नॉर्मेलिटी से फिर मोलरिटी आ जाएगी मिक्सचर की, कैसे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज नॉर्मेलिटी मिक्सचर की अपॉन एन फैक्टर कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी मोलरिटी मिक्सचर की। अगर जो सब्सटेंस है वो एसिड या बेस है तो रिएक्शन कर जाएंगे, भाई एसिड बेस से सॉल्ट बना वाटर बना, तो ये रिएक्टिंग मिक्सचर हो गई। तब इसमें क्या करना है कि जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, पहले ग्राम इक्विवेलेंट इसके भी निकाल लो इसके भी निकाल लो, जिसके ज्यादा है उसको देखो उसमें से कम वाले के माइनस कर दो, ज्यादा में से कम माइनस किया तो बच गए कुछ ग्राम इक्विवेलेंट, वही मिक्सचर के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। तो जो मिक्सचर है उसके ग्राम इक्विवेलेंट, आप जो उसकी नॉर्मेलिटी है कैसे निकालोगे, जो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट है बटा टोटल वॉल्यूम कर दोगे, तो उससे मिक्सचर की आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और नॉर्मेलिटी आते ही मोलरिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला लगा दो तो मिक्सचर की मोलरिटी भी आ जाती है। तो आपको मिक्सचर की क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं भाई, 2-3 बार बता दिया मैंने, है ना। अब इस पे क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन रखेंगे, है ना। हाँ तो ये नोट करो एक बार तुरंत। देखो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने कि रिएक्टिंग मिक्सचर है या नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। अब देखो उस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, OH माइनस की मोलरिटी आपको मिक्सचर की निकालनी है। When 1 liter of 2m NaOH and 2 liter of 1m
SrOH2, ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड टुगेदर। अब यहां पे देखो आपको एक तो NaOH दे रखा है, दूसरा SrOH2, यानी दोनों क्या है, बेस है, ठीक है, दोनों बेस है, यानी बेस और बेस का मिक्सचर है, बेस बेस का मिक्सचर है, यानी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे, मैंने क्या बताया था कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो आप पहले ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकालो। कैसे निकालोगे, देखो आपको मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, और एन फैक्टर पता ही है आपको, क्या जो Na प्लस है या OH माइनस, उसके आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, वही होता है, यानी उस पे चार्ज देख लो रे बेसिकली। तो वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर इंटू मोलरिटी 2 है इंटू एन फैक्टर NaOH है, तो Na प्लस है 1 होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है ना, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मैं निकालू स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH होल ट्वाइस की, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर से वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है, 2 लीटर, कितना दे रखा है 2 इनटू मोलरिटी 1 दे रखी है। अब देखो SrOH2 है, तो ये Sr2 प्लस और OH माइनस जो है ये 2 में है, 2 OH माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या है, एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ओके सर। तो यहां से एन फैक्टर 2 है इसका, यानी सीधी सी बात ये बताऊं, किसी आयन पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ना टोटल, वो उसकी क्या होती है, एन फैक्टर होती है। एन फैक्टर के बारे में डिटेल से और बताऊंगा मैं, है ना, अभी तो ग्राम इक्विवेलेंट आगे इसके कितने, 4। अब क्या बताया था मैंने, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे। आप देखो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम। सर टोटल क्यों लिया, क्योंकि देखो बेस बेस का मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, इसलिए टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 4 प्लस 2 बटा टोटल वॉल्यूम कितना है, देखो 1 लीटर यहां पे और 2 लीटर यहां पे, तो 3 हो गया। तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कितनी आ गई भाई, यहां से नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 6/3 यानी 2 नॉर्मलिटी आ गई। अब मैं मोलरिटी निकाल लूं, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बटा एन फैक्टर। अब देख OH माइनस के लिए निकालनी है अपने को, ठीक है, मोलरिटी ऑफ OH माइनस की, OH माइनस है, आयन है, एन फैक्टर 1 हो गया। नॉर्मलिटी कितनी निकाली अपन ने, नॉर्मलिटी है 2 अपॉन एन फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मलिटी कितना आ गया, 2 नॉर्मल आ गया, तो मोलरिटी कितनी आ गई, 2 मोलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ऐसे मोलरिटी निकाल सकते हो आप, ओके सर, इतनी बात क्लियर, ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट वाला सिंपल है भाई, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम करोगे तो नॉर्मलिटी मिक्सचर क्या जाएगी, वैसे नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गई तो मोलरिटी भी निकाल लोगे, ऐसा ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल चीज, समझ में आई चीज। क्या किया, अरे कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो देखो कि एसिड एसिड है या बेस बेस है, तो वो नॉन रिएक्टिंग हो गए, उसमें क्या करो, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन ने, आगे 6 बटा टोटल वॉल्यूम कर दोगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगी मिक्सचर की। नॉर्मलिटी से मोलरिटी का रिलेशन क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर, तो मोलरिटी बराबर नॉर्मलिटी इनटू नॉर्मलिटी अपॉन एन फैक्टर होता है, तो यहां से मोलरिटी आ गई, ठीक है सर, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड मोलरिटी ऑफ H2SO4, किसकी निकालनी है अब, H2SO4 की, इन रिजल्टिंग मिक्सचर इफ 5 लीटर ऑफ 2m H2SO4 दे रखा है इज मिक्सड विथ 10 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH। अब देखो यहां पे एक तो आपको दे रखा है H2SO4 एसिड है प्लस NaOH बेस है, आपस में क्या होंगे, रिएक्शन कर जाएंगे, आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। तो यहां पे अपन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, जिसके ज्यादा होंगे उसमें से कम के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस कर देंगे, जो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट है वो यहां पे आएंगे, फिर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ग्राम, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू
वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, फॉर्मूला तो यही है, इस ग्राम इक्विवेलेंट के सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, जैसी कंडीशन है वैसा फॉर्मूला लगाओ। देखो वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, एन फैक्टर है अपने पास, तो वॉल्यूम कितना है भाई 5 लीटर, आपके पास मोलरिटी है 2, एन फैक्टर है इसका 2, तो ये क्या कितना हो गया 20। ओके, अब निकाल लो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, आपके पास NaOH भी दे रखा है उसके निकाल लो, इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है 1 दे रखा है, इनटू आपको देखो जो एन फैक्टर है NaOH का वो कितना हो गया 1, Na प्लस है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, तो ये आ गया 10। अब देखो ज्यादा किसके हैं भाई, H2SO4 के 20 ग्राम इक्विवेलेंट है और NaOH के 10 ग्राम इक्विवेलेंट है, ज्यादा किसके हैं H2SO4 के, तो क्या है लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट किसके बचेंगे भाई 20, 20 में से 10 घटा दो क्योंकि ज्यादा में से कम घटाओगे, तो बचे कितने 10, किसके बच गए आपके पास H2SO4 के। ओके सर, अब आप नॉर्मलिटी निकालो, कैसे निकालोगे, मैंने बोला क्या नॉर्मलिटी इज इक्वल टू लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट बटा टोटल वॉल्यूम, तो लेफ्ट कितने हैं 10, टोटल वॉल्यूम कितना है देखो 5 लीटर ये और 10 लीटर ये, 5 and 10 15 हो गया, तो 15, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 2/3 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप मोलरिटी निकाल लो, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, ये मिक्सचर की है सब मिक्सचर, कितना हो जाएगा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल, जो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर बटा जो एन फैक्टर है वो। अब देखो नॉर्मलिटी आपको कितनी दे रखी है 2/3 नॉर्मल निकाला है अपन ने। अब अपने को एन फैक्टर किसका लेना है मिक्सचर के लिए, अपने को निकालना किसके लिए फाइंड मोलरिटी ऑफ H2SO4, H2SO4 की निकालनी है ना, तो इसका एन फैक्टर कितना है भाई 2, भाई यहां पे फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर अपन ने OH माइनस के लिए 1 किया था, यहां पे देख लो H2SO4 के लिए कितना हो जाएगा 2, तो बाई 2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3, तो ये हो जाएगा 1/3 है ना, 1/3 मोलरिटी। क्लियर बात, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिक्सचर का, क्वेश्चन यही आएगा। आप क्या कर सकते हो, आपने वो फॉर्मूले पढ़े ना M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M मिक्सचर V मिक्सचर, ठीक है, N1V1 प्लस N2V2 बराबर N मिक्सचर इंटू V मिक्सचर, ऐसा ही वो पढ़ा है। वो क्या है कि 80% सही रहते हैं वो फॉर्मूले, पर कुछ जगह वो नहीं लगते, अगर एन फैक्टर में कुछ छेड़ाछाड़ी होगी तो वो फॉर्मूले फिर वहां पे नहीं लगते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पे नहीं लगेंगे वो, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राम इक्विवेलेंट का, इससे आप क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो बेस बेस या एसिड एसिड या एसिड बेस का, जो रिएक्शन कर रहे हैं मिक्सचर रिएक्टिंग है उनके लिए ये मेथड है, जो नॉन रिएक्टिंग है उसके लिए ये मेथड है। भाई रिएक्शन कर रहे हैं ना तो बचे हुए ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, और रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, बस यही तो फर्क है इसमें। भाई अगर रिएक्शन नहीं कर रहे हैं यानी नॉट रिएक्टिंग, ये नॉट रिएक्टिंग है तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ले लेना, अगर ये रिएक्टिंग है तो लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट आपको लेना है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।